हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी उसका चैप्टर नंबर 11 आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली वायुमंडल में जल के बारे में देखेंगे। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने वायुमंडल की बेसिक संरचना के बारे में देखा था और उनका जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है उसके बारे में देखा था। और जो क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल जल वाष्प है, डस्ट पार्टिकल है, इसी प्रकार से जो वेरियस टाइप की गैसें हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। फिर हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में देखा था, परिसंचरण के बारे में, विंड्स का पैटर्न देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी। यदि एक बार आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि जी वहाँ पे जो क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के संबंध में जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन की हुई विथ जो ग्राफिक या 3D जो डायग्राम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ में यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो जियोग्राफी से संबंधित एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो हम कर रहे हैं। और एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है जो हर एक एग्जाम में उसका वेटेज रहता है। और हम 3D डायग्राम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टाइप के डायग्राम से अभी हम जो अ, बादल हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 3D डायग्राम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है, कमेंट है, वो भी कीजिए। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल में जल, इसके बारे में देखेंगे। तो वायुमंडल में जल का मतलब है कि जो हमने शुरुआत में जो बेसिक टॉपिक पढ़ा था जलवायु से संबंधित, उसमें हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था कि वायुमंडल में तीन चीज़ें मेन होती है। एक तो गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा हमने वाटर वेपर पढ़ा था और तीसरा डस्ट पार्टिकल पढ़ा था। तो जो जल वाष्प है उसके कई सारे फॉर्म्स है, वो बादल के रूप में है, वो ह्यूमिडिटी के रूप में है। ठीक है, तो इस वजह से हम आज इस चैप्टर में जो जल से संबंधित जो पोर्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो हमने पहले पढ़ा है कि हवा में जल वाष्प मौजूद होता। ठीक है, और जलवायु जो वायुमंडल है उसका आयतन है वो 0 से लेकर 4% के बीच में भिन्नता पाई जाती है। यानी जो वायुमंडल के आयतन में 0 से 4% की भिन्नता पाई जाती है जल वाष्प की। अब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है वहाँ पे जो जल वाष्प की क्वांटिटी है वो 4% के आसपास रहती है। वहीं पे जो शुष्क और हॉट रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और उसी प्रकार से रेनफॉल बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। तो वहाँ पे जो वायुमंडल में आयतन है जल वाष्प का वो लगभग 1% से कम रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ें प्रीवियस सेशन में देखी थी। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, यानी जो मौसम है जिसे हम मानसून बोलते हैं। अब उसमें जो परिघटना होती है उसका जो प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल हम मानसून के बारे में पढ़ते हैं कि जो विंड का सर्कुलेशन है वो हर एक 6 महीने में चेंज होता है। अब वो क्यों होता है, वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से होता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, इंडियन ओशन है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, हमने प्रीवियस सेशन में अच्छे से डिस्कस की है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और जल है जो वायुमंडल में तीन अवस्थाओं में है। ठीक है, जैसे गैस में हो गया, द्रव में हो गया, ठोस में हो गया। जैसे गैस में तो वाटर वेपर है जो जल वाष्प है, उसी प्रकार से जो लिक्विड फॉर्म है, जब बारिश होती है तो उस समय हम जो जल की बूंदें गिरती है वो लिक्विड फॉर्म में है। और जब कभी ओलावृष्टि होती है तो वो सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में है। उसी प्रकार से वायुमंडल में एक तो आर्द्रता है, जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। यानी जो वायुमंडल में आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कहाँ से मिलती है, वो एक तो हमें जलाशय, जो कोई झील है, कोई तालाब है, वहां से इवोपरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण होता है। उसी प्रकार से पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की एक्टिविटी है, सॉरी प्रोसेस है, उसकी वजह से होता है। तो इस प्रकार वायुमंडल, महासागर और महाद्वीपों के बीच में जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी जो ये हमने चार चीजें पढ़ी है, ये जो जल चक्र होता है, जो जिसे क्या हाइड्रोसाइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ये कंपोनेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से हम उसको अभी नेक्स्ट इसको डिटेल से देखेंगे कि हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यानी जो हवा है, जो विंड्स है, उनमें जो वाटर वेपर है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी जो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा है, वास्तविक का मतलब है कि हमने
एक वर्ग मीटर का एयर पार्सल उठाया और उस एयर पार्सल में कितनी ह्यूमिडिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 उसमें 50% ह्यूमिडिटी है, तो हम बोलेंगे कि 50% निरपेक्ष आर्द्रता है वहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार से ये हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प के वजन है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर में घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले मेजरमेंट का बेसिक पॉइंट है कि इसको प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प की वजन के अकॉर्डिंग इसको मापते हैं, और इसे जो यूनिट है इसमें मापते हैं कि ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये निरपेक्ष आर्द्रता का बोल देते हैं इकाई है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट की। ठीक है। तो निरपेक्ष आर्द्रता ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। अब जो 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें विशिष्ट आर्द्रता के बारे में बात बोली थी कि विशिष्ट आर्द्रता आर्द्रता की जो मापक इकाई है वो क्या है। ठीक है। तो वो भी आगे आ रही है। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर है। यानी टेम्परेचर लो रहेगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा तो ह्यूमिडिटी कम रहेगी। ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा कम होता है। तो हम ये कैसे बोल देते हैं कि टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी भी कम रहेगी। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब हीटिंग ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से जो जल वाष्प बनने की जो वाटर वेपर बनने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा रहता है। ह्यूमिडिटी हाई हाई प्रेशर होते हैं वहां पे ज्यादा रहती है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं थोड़े। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, यानी विषुवत रेखा पर अलग है, मध्य अक्षांशों पर अलग है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर अलग है। उसी प्रकार से जो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि हमने एक घन वर्ग मीटर एक प्रति जो सॉरी एक मिनट, जो प्रति इकाई आयतन है जल वाष्प का उसको मापने की जो हमने मेजरमेंट पढ़ी थी कि इसको ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी हमने एक स्क्वायर मीटर का एयर पार्सल उठाया और उसमें कितनी आर्द्रता थी, हमारा पैरामीटर है 100% का। आउट ऑफ 100% यदि 50% हमने पढ़ा है तो वो है निरपेक्ष आर्द्रता। अब दूसरी यहाँ पे बात बोल रहा है कि तापमान पर अपनी किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये एक वर्ग स्क्वायर मीटर का कोई एयर पार्सल उठाया है, और हमने ये माना है कि जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल विश्वविद्यालय के क्षेत्र है वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो ऑलवेज हाई रहती है, लगभग कहने का मतलब 40-50% के आसपास रहती है। ठीक है। और कभी कभी हाई चली जाती है तो वर्षा होती है। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जो एक 50% से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन जो 50% के बाद में जो 50% का और ऑप्शन बचता है उसको हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, कि दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में, अब पूरी क्षमता तो है इसकी 90% की, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में आर्द्रता कितनी है, 50% है। ठीक है। तो इसकी जो सापेक्ष आर्द्रता है, ठीक है, वो वायुमंडल में दिए गई मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी इसकी कैपेसिटी तो 90% की है लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 50% ह्यूमिडिटी है। ठीक है। कहा जाता है हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है या घटती है। यानी जो टेम्परेचर है यदि वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसके साथ में जो ह्यूमिडिटी का रेशियो है वो भी चेंज हो जाता है। सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। ठीक है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है, क्योंकि महासागरों से कंटिन्यूसली इवोपरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ऑलवेज हाई रहती है एज कम्पेयर टू लैंडफॉल। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। ठीक है। संतृप्त का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एयर पार्सल है और इसमें इतनी हवा हवा के ये जो हवा का एयर पार्सल है इसमें इसमें इतनी ह्यूमिडिटी है कि ये और ह्यूमिडिटी को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। यानी निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह से पूरित हवा संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यही है ना, संतृप्त हो गया यानी ये इसकी जो क्वांटिटी थी वो पूरी भर गई ह्यूमिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये और डाइजेस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमारी जो एक्सट्रीम लेवल है, हम भरपेट खाना खाते हैं तो उसके बाद में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसके बाद में हम एक बाइट भी और नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे, यदि एग्जाम में संतृप्त
वर्ड आ जाए तो समझ लेना इस और ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हवा हवा में दिए गए प्रतिदर्श यानी सैंपल जिसे सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसको औसांक कहते हैं। औसांक का मतलब जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, जो पेड़ की पत्तियों पे जमी हुई दिखती है हमें, ठीक है। और हम चलते हैं तो भी हमारे जो शीत ऋतु में हम जब चलते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में, तो हम जो जैकेट पहनते हैं या कोई शॉल ओढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो जम जाती है ना, ठीक है, तो उस समय जो सिचुएशन होती है उसको औसांक कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वाष्पीकरण तथा संघनन, यानी जो इवोपरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ये क्या है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रम से घटती बढ़ती रहती है, यानी इवोपरेशन और जो कंडेंसेशन होता है उसकी वजह से ऊपर नीचे होती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये झील क्षेत्र है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहा, ठीक है, तो ये क्या है, वाष्पीकरण हो जाएगा जल का, ठीक है। तो छोटी छोटी बूंदों में ये जल है जो वायुमंडल में चला जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे वाष्पीकरण हो गया, यानी जल द्रव से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है यानी हीटिंग है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त गुप्त उष्मा कहा जाता है, यानी जो लेटेंट हीट होती है उसके रूप में इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ में बढ़ती है। यानी जो दिए गए हवा के अंश में, यानी जो एक एयर पार्सल लिया हमने, ठीक है, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ में बढ़ती है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये एयर पार्सल है, इसको हमने चिन्हित किया और हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या है कि इसकी जो ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पे लिखा है कि धारण रखने अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ में बढ़ती है, ठीक है। यानी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परतों को असंतृप्त परतों के रूप में के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। अब फॉर एग्जांपल हम जो विंटर सीजन में हमारे जो कपड़े हैं उनको सुखाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है, इस वजह से जो हमारे कपड़ों में जो जल है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है टेम्परेचर, ठीक है। एज कम्पेयर टू हम विंटर समर सीजन में जैसे कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो बहुत कम समय में हमारे कपड़े सूख जाते हैं चाहे कितने भी गिल्ले हो, ठीक है। लेकिन विंटर सीजन में हम कितने भी कपड़ों को टाइट पानी निकाल के फिर सुखाते हैं तो भी वो मॉर्निंग तक नहीं सूखते हैं, क्योंकि जो एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो कपड़े की तरफ आकर्षित होती है कि ना, मतलब कपड़ा उसको सोख लेता है, इस वजह से कपड़े सूखते नहीं है। उसी प्रकार से विंटर जो समर सीजन है यानी ग्रीष्म ऋतु है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे कपड़ों में जो ह्यूमिडिटी है ना वो एटमॉस्फेयर की तुलना में ज़्यादा है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो ह्यूमिडिटी में भी ये कॉन्सेप्ट रहता है कि हाई ह्यूमिडिटी का जो संघनन है उससे लो ह्यूमिडिटी की तरफ जाता है, यानी जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो कपड़े में जो ह्यूमिडिटी है वो भी वायु सोख लेगा उसको, तो हमारे कपड़े सूख जाएंगे, ठीक है। अब जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है, यानी जो वाटर वेपर है, जो हवा में जो वाटर वेपर है उसका बरसात के रूप में धरातल पर आना, ठीक है, नहीं सॉरी धरातल पे नहीं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि जो वायुमंडल की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ये धरातल है और यहाँ से कोई झील है, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ और ये जो जो एटमॉस्फेयर में जो अ, हुआ ना जल वाष्प, ठीक है, जो जल वाष्प एटमॉस्फेयर में गया ना वो यदि एटमॉस्फेयर में जम जाए, ठीक है, तो वो बादल निर्माण हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन हो गया। ऊष्माकर ह्रास ही संघनन का कारण है, यानी जो हमने अभी पढ़ा था ना कि जो गुप्त ऊष्मा के रूप में वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण कब होता है, वाष्पीकरण के साथ में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। जब संघनन होता है तो गुप्त ऊष्मा है जो लेटेंट हीट है उसका ह्रास हो जाता है, इसकी वजह से संघनन शुरू होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब इसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी जब जो ह्यूमिड एयर है वो यदि ठंडी हो जाती है, जब शीत ऋतु की बात कर लो, ठीक है, सिंपल वर्ड में हमें समझ में आ जाएगा कि शीत ऋतु में जब हवा ठंडी हो जाती है तो उसकी जो ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है क्षमता। तब अतिरिक्त जल वाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब ये सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब यहाँ पे तीन वर्ड है, ठीक है। पहला है, एक मिनट,
हमने पहला यहाँ पे पढ़ा, एक मिनट, पहला भी ये पढ़ा संगणन, ठीक है। और उसी प्रकार से दूसरा हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ा, और एक यहाँ पे हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, एक मिनट, ओसांक, ठीक है। तो ये तीन वर्ड पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो अब तीनों का मतलब अलग अलग है। ओसांक का मतलब तो हमने पढ़ा था कि संतृप्तता आ जाती है, यानी जो एयर पार्सल है उसमें और ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उसको हम बोलते हैं ओसांक बिंदु, ठीक है। उसी प्रकार से संघनन का मतलब है कि जब एयर में जो वाटर वेपर है वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं संघनन, ठीक है। और ऊर्ध्वपातन कब बोलते हैं, जब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव से संघनित हो जाता है और जब ये सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो जल वाष्प है वो सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। अब हमने जो 8वां चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डस्ट पार्टिकल का भी जिक्र किया था, यानी ये क्लाइमेट, सॉरी, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में तीन चीजें होती है बेसिकली, गैसें होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं और जल वाष्प होती है। अब तो जो बादल बनने का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, एक डस्ट पार्टिकल होता है वायुमंडल में, इमेजिन कीजिए डस्ट पार्टिकल है वायुमंडल में, उसके आसपास जो जल वाष्प है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब बादल बनने की प्रक्रिया में डस्ट पार्टिकल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनिशियल फेज में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल के चारों ओर जल वाष्प संघनित होते हैं, तो जैसे जैसे वो जमते जाते हैं ना, तो हमें बादल के रूप में, यानी इमेजिन कीजिए, जो तापमान जिस समय हाई रहता है तो हमें आकाश में बादल नहीं दिखते हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है कि जो जो जल वाष्प है उसके संगठन, जो संघनन होने का प्रोसेस है ना वो शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो बादल बनने शुरू हो जाते हैं, हमें बादल दिखते हैं। तो उनका मतलब क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल थे वायुमंडल में उसके आसपास में जो जल वाष्प है वो संगठित होना शुरू हो गए, तो हमें बादल के रूप में दिखता है, ठीक है। इन छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है, यानी जो डस्ट पार्टिकल है उनके आसपास में जो वाटर वेपर कंडेंस होता है ना, संघनन होता है ना उनका, तो उनको हम संघनन केंद्रक बोलते हैं। उसी प्रकार से खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं, यानी हमने तो डस्ट पार्टिकल पढ़ा था, उसके अलावा धुआं भी है, महासागरों से जो नमक का इवोपरेशन होता है वो भी है, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान औसांक के नजदीक चला जाता है, यानी संतृप्तता के नजदीक चला जाता है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन होती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है, यानी जो कंडेंसेशन है वो ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। संघनन हवा के आयतन, तापमान और दाब तथा आर्द्रता को प्रभावित करता है, यानी जो कंडेंसेशन होता है वो विंड के आयतन को प्रभावित करता है, यानी पहले यहाँ पे लो प्रेशर था, बाद में हाई प्रेशर हो गया, मतलब यहाँ पे संघनन बादल बन गए। उसी प्रकार से बादल बन जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा, और ह्यूमिडिटी तो ऑलरेडी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये हवा को चेंज करते हैं संघनन। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो तथा एवं तापमान औसत तक गिर जाता हो, यानी कंडेंसेशन कब होगा, ठीक है, तापमान कम होगा तभी तो कंडेंसेशन होगा। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, यानी एक तो वायु का आयतन कम हो और दूसरा तापमान कम हो। अब इमेजिन कीजिए वायु का आयतन ऑलरेडी, यानी संतृप्तता की तरफ है, वायुमंडल में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। यदि ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही नहीं है तभी तो ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट करेगी, और ये काम कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन अवस्थाएं हैं, उसमें संघनन होता है। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार और बादल, ठीक है। बादल हमें दिखते हैं, ठीक है। तुषार शीत ऋतु में होता है, कोहरा भी उसी टाइम होता है, और ओस है जो, ओस का मतलब जो ड्रॉपलेट्स है, अभी हम ये आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओस क्या होता है, तुषार क्या होता है, ठीक है, कोहरा क्या होता है, ठीक है, और बादल क्या होते हैं। ये चार चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संगणन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। संगणन तब होता है जब औसत जमाव बिंदु के नीचे होता है, तथा तब भी संभव है जब औसत जमाव बिंदु के ऊपर है, यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि टेम्परेचर उससे कम है तब भी संगणन हो सकता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से हाई है तो भी संगणन हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन क्या कहलाती है, अब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे ओस, ठीक है। अब ओस क्या होता है, जब आर्द्रता धरातल जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर
संघनित न होकर ठोस वस्तुओं जैसे पत्थर, घास, पौधे की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, तो उसे हम ओस कहते हैं। यानी जो एक वर्ड है ना उत्तरी नॉर्दर्न इंडिया में कि ओस गिरा है, ठीक है, कहने का मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल चट्टान है या पेड़ पौधे उनकी पत्तियों पर ऐसे ऐसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको हम ओस बोलते हैं। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश होना चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए, उसी प्रकार से उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। यानी उच्च सापेक्ष आर्द्रता होगी तभी तो जो ड्रॉपलेट्स है वो जमीन पे जमेगी। ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए। अब लंबी और ठंडी रात होगी इसका मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर यदि हाई रहा, कहने का मतलब सुबह हम देखते हैं ना जो शीत ऋतु में सुबह 7-8 बजे के आसपास हमें जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है लगभग, ठीक है। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है तो जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ओस के बनने के लिए ये आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ओसांक का मतलब जो टेम्परेचर है ना वो जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहना चाहिए, 5-6, ठीक है, इससे आसपास, लेकिन 0 डिग्री से ऑलवेज ऊपर रहना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाए कि ओस बनने की प्रक्रिया में टेम्परेचर 0 डिग्री से सदैव नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो जमाव बिंदु के ऊपर रहना चाहिए, ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है यहाँ पे तुषार। तुषार ठंडी सतह पर बनता है, ठीक है, यानी जो तुषार है वो ठंडी सतह पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, तब औसत जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है। इसके मतलब अतिरिक्त जो नमी होती है ना वो पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ की रवों में जम जाता है। यानी जब हम शीत ऋतु में देखते हैं, जब एक्सट्रीम विंटर सीजन होती है तो जो पौधों की पत्तियां होती है उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, बर्फ की चादर बन जाती है, ठीक है, तो उसी को हम तुषार बोलते हैं, ठीक है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु के नीचे, ठीक है, जमाव बिंदु पर या उससे नीचे रहता है। यानी इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर या तो 0 डिग्री होता जाता है या 0 डिग्री से कम हो जाता है, मतलब -1, -2, -3। लेकिन जो ओस होता है उसमें 0 डिग्री से +1, +2, ठीक है, +3 ये रहता है। यदि नेगेटिव चला जाता है तो ये तुषार की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इनमें याद रखना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पे कोहरा और कुहासा। जब हम पश्चिमी राजस्थान और जो उत्तरी इंडिया है उसमें जो एक वर्ड है डावा पड़ना, ठीक है, कहने का मतलब जो एक्सट्रीम विंटर सीजन होती है उसमें फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। चूंकि जो सिस्टम है, कहने का मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, इसमें क्या होता है कि जब बर्फ की एक परत जम जाती है पेड़ पौधों के ऊपर तो उनकी जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो उसकी वजह से उनकी जो प्रोसेस है वो अवरुद्ध होने की वजह से इनमें चेंज आ जाता है फिजिकली, ठीक है। तो जो इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि जो तुषार गिरा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कोहरा और कुहासा, ठीक है। अब ये दो वर्ड क्या है कि जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु साथ ही अचानक नीचे की ओर गिरती है और छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर संघनन की प्रक्रिया होती है, इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है, यानी जो विजिबिलिटी होती है वो लगभग जीरो हो जाती है। और नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता हो जाती है और कोहरे और कुहासे के बनने में मदद होती है। यानी फॉर एग्जांपल हम जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो कोहरा दिखता है हमें वो हमारी श्वसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे वायु प्रदूषक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, कहने का मतलब वो वायु प्रदूषण की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अब हम सिटी एरिया में देखते हैं कि आसपास में इंडस्ट्री है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट इसी सेशन में हमने अभी पढ़ा था कि जो संघनन का प्रोसेस है वो धूल कण है, धुआं है, ठीक है। इनके आसपास पे जो केंद्रक होते हैं, जो संघनन के केंद्रक होते हैं, वो उनके रूप में वर्क करते हैं, धूल के कण, धुआं, ठीक है। तो सिटी रीजन में क्या होता है, धुआं निकलता है, तो धुआं क्या करता है, इन कोहरे का केंद्र के रूप में वर्क करता है, ठीक है। तो बाद में ये हानिकारक हो जाता है, हमें जो एक बैड स्मेल आती है ना वो इसी का कारण है। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से हो उसके धूम्र कोहरा कहते हैं, ठीक है। कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह पर के संपर्क में आ जाती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क हो जाते हैं, जहाँ गर्म हवा की जो धारा है वो ठंडी हवा के संपर्क में आ जाती है और ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, नमक के कण होते हैं, ठीक है, जो केंद्र के आचारों और जो संघनन की प्रक्रिया है उसके द्वारा बनते हैं, ठीक है।
तो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यानी हमने ओस के बारे में पढ़ा। ओस का बेसिक मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए। तुषार में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जमाव बिंदु पर या इससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। कोहरा हमने पढ़ा था कि जो ओस तो जमीन पर होता है, ठीक है। ओस का मतलब है कि वो जमीन पे जमा हुआ है। कोहरे का मतलब है कि ये वायुमंडल में हमें जो ड्रॉपलेट्स दिखती है विंटर सीजन में, ठीक है, उसको बोलते हैं। कुआसा किसको बोलेंगे? जब इन ड्रॉपलेट्स में जो इंडस्ट्रियल जो अर्बन एरिया में जो कोहरा बनता है ना, उसको हम कुआसा बोलते हैं। वो थोड़ा हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। और कोहरा और कुहासा में हमारी विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि हमारी जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, वो कम होने में कौन से फैक्टर सहायक है, ठीक है। तो आपको तीन ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। ओस, तुषार और कोहरा और कुहासा, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है। यानी एक, दो और तीन, ठीक है। अब आपको ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन दे देंगे। उसमें आपको पहले में ए और बी दे देंगे, ठीक है। दूसरे में बी और सी दे देंगे। तीसरे में ए, बी, सी तीनों दे देंगे। और डी में दे देंगे सिर्फ ये ए, बी, सी वाला ऑप्शन या तीन वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ओस तो जमीन पे होता है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है उसका प्लस में होता है। उसी प्रकार से तुषार का टेम्परेचर माइनस में होता है। लेकिन जो कोहरा और कुहासा होता है, होते दोनों एक ही है, लेकिन ये जमीन के ऊपर होते हैं। यानी सतह पर पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये वायुमंडल में रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो लोकेशन क्या है, ठीक है, और इनके क्या बनने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम बादल के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम वर्षा के प्रकार है, वर्षा का वितरण है, ये भी देखेंगे। और डायग्राम के साथ में हम जो हाई, मिडल और जो लो लेवल पर जो बादल बनते हैं उनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।